नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी कार्य व शक्तियाँ हैं उन कार्य व शक्तियों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले। उससे पहले वाली वीडियो सेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय उनके जो नियुक्ति है, शपथ है, न्यूनतम उम्र है, कार्यकाल है, वेतन कितना है, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, जो उनकी उम्र है वो क्या है, तो वो सारी चीज़ें हमने ये पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसी का जो सेकंड पार्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य व शक्तियों के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गए हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व कार्य कौन कौन से हैं, तो उन शक्तियों व कार्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम बात करें जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है। पहली शक्ति हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात करें तो जो आर्टिकल 13 है, एक तो आर्टिकल दे रखा है 13, आर्टिकल 13, एक आर्टिकल दे रखा है 132 और एक आर्टिकल दे रखा है 137। ये तीन ऐसे आर्टिकल है जो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में हम वर्णन करते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 क्या बात करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा या ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो क्या करे, मौलिक अधिकारों को कम या शून्य करे। राज्य या ये कहे कि राज्य कोई ऐसा कानून या विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून का निर्माण नहीं करेगा जो क्या करे, मौलिक अधिकारों को कम या शून्य कर सके, मौलिक अधिकारों को कम या शून्य करे, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 यही कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों को क्या करे, कम या शून्य करे। व्यक्ति के मौलिक अधिकार कम नहीं होने चाहिए, ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल बात करें 32, आर्टिकल 32 क्या करता है, 5 प्रकार की लेख जारी करता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की लेख जारी करता है, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की क्या करता है, रिट जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, ये क्या करता है, 5 प्रकार की लेख जारी होती है। आगे हम बात करें आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्ण निर्णय बदल सकेगा, तो ये भी अधिकार है, ये भी शक्ति है किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। 137 के अनुसार क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जो पूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय क्या कर सकेगा, बदल भी सकेगा। ये किसको अधिकार दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय को। इसके अलावा हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 क्या कहता है, इसके तहत ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय है वो अभिलेख जारी करता है, अभिलेख होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। तो ये ध्यान में रखना, अभिलेख न्यायालय क्यों कहा गया, क्योंकि इसके रिकॉर्ड क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड रखे, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं यानी कि रखे जाते हैं वो कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, अभिलेख बन जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो ध्यान में रखना, अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय भी कहते हैं, तो ध्यान में रखना, रिकॉर्ड न्यायालय किसे कहा गया, आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। आगे हम बात करें, यानी कि अन्य शब्दों में यानी बात करें 129 क्या है, यानी कि
जो भी अभिलेख हैं, यानी कि कुछ समय जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय क्या बन जाते हैं, अभिलेख बन जाते हैं कुछ समय बाद। यदि इसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है या इसमें कोई आपत्ति दर्ज कराता है इस अभिलेख न्यायालय में, तो वो क्या पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा। ये ध्यान में रखना। यदि 129 के तहत अभिलेख न्यायालय के विरुद्ध यदि कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो वो आपत्ति न मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करेगा, दंडित करेगा, सजा का भागी होगा या दंड का भागी होगा। तो ध्यान में रखना। यदि क्या हो, यानी कि सभी निर्णय तो क्या लिए जाते हैं, अभिलेख बन जाते हैं। और अभिलेख बनने के बाद यदि आपत्ति दर्ज की जाती है, आपत्ति दर्ज करवाई जाती है, तो वो क्या करेगा, दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। तो ध्यान में रखना। कुछ समय बाद तो ये क्या बन जाते हैं, अभिलेख बन जाते हैं। और अभिलेख बनने के बाद इस पर कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो वो क्या होता है, फिर दंड का भागी होता है। आगे हम बात करें आर्टिकल 131 के तहत। आर्टिकल 131 क्या कहता है कि आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 क्या कहता है, आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार या क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार भी इसी को कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार। तो आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, इनमें कुछ मामले आते हैं। वो मामले कितने आते हैं, 3 मामले आते हैं। कितने मामले आते हैं, 3 मामले आते हैं, 3 मामले। और 3 मामले कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। दूसरा कौन सा होता है, राज्य राज्य। दूसरा कौन सा होता है, राज्य राज्य। और तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा होता है, राज्य और राज्यों, राज्य और राज्यों। ये 3 मामले होते हैं। और तीनों मामले कौन कौन से, यानी कि पहला मामला कौन सा होता है, केंद्र और राज्य, राज्य और राज्य, और राज्य और राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, या केंद्र या राज्य के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, या राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, तो उस समय ऐसे विवादों का निपटारा किसके तहत किया जाएगा, आर्टिकल 131 के तहत या आरंभिक मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, इसमें कौन से विवाद आते हैं, इस श्रेणी में आपसी विवाद आते हैं। इस श्रेणी में 131 के तहत की बात करें तो आपसी विवाद आते हैं। कौन से विवाद आते हैं, आपसी विवाद आते हैं। अब आपसी विवाद कौन कौन से होते हैं, आपसी विवाद जैसे नदी, जल, नहर, या हम बात करें मंदिर, खदान या सीमा, तो ये क्षेत्र कौन से आपसी विवाद है। नदी अपने क्षेत्र यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही है, पानी की समस्या की लड़ाई हो गई है, ये सीमा को लेकर एक राज्य के दूसरे राज्य के मध्य सीमा विवाद को लेकर कुछ ऐसा मामला उत्पन्न हो गया, ये विवाद हो गया। या खदान के माध्यम से, या मंदिर, या नहर, या जल, इन सब के माध्यम से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार के तहत किया जाता है। तो ये 3 केंद्र राज्य और राज्य राज्य और राज्य के मध्य कौन से विवाद आते हैं, आपसी विवाद आते हैं। ध्यान में रखना, कौन से विवाद, अपने विवाद, स्वयं के विवाद है, भारत के अंदर के विवाद है। नदी, जल, नहर, मंदिर, खदान, सीमा और भी अन्य बहुत सारे हैं जो अपने हैं। तो ऐसे विवादों का निपटारा किसके तहत, 131 के तहत कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। वो किसके तहत, 131 के तहत। और भी बात करें, यानी कि जो ये मामले हैं, इन मामलों की बात करें, केंद्र राज्य या राज्य के मध्य जो विवाद आते हैं वो विवाद कब से आ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 की हम बात करें तो उसके जो पूर्व के मामले हैं, 26 जनवरी 1950 के पूर्व के, 26 जनवरी 1950 के पूर्व के मामले तो किसके द्वारा किए जाते थे, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा हल किए जाते थे। यानी कि संसद में ये मामले जाते थे कि केंद्र और राज्य के मध्य या राज्य के मध्य जो भी विवाद उत्पन्न होता था वो किसके में जाता था, संसद में, और संसद उसका निपटारा करते थे। कब की बात है, 26 जनवरी 1950 से पहले की बात है। और 1950 के बाद यानी कि 2 जनवरी 1956 की बात करें तो उस समय से सर्वोच्च न्यायालय आने के बाद संसद उससे अपना छुटकारा पा लेती है और सर्वोच्च न्यायालय इसका क्या करता है, उन मामलों की सुनवाई करता है। इसके बाद के जो मामले हैं वो कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। बाद के मामलों का निपटारा तो सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि बात करें 2 जनवरी 1956, ये मामले
कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और इसके पूर्व की ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी 26 जनवरी 1950 के पहले के मामलों में नदी जल नहर विवाद से संबंधित ऐसा कोई मामला था और वह मामला किसके अंतर्गत सुलझाया जाता था। तो ध्यान में रखना, ये 26 जनवरी 1950 से पहले से कौन तैयार था? संसद थी, और संसद ही उसका निर्णय करती थी किसका? आपसी विवादों का। आगे हम बात करें ऐसे ही और क्षेत्राधिकार की, तो चौथा आता है अपना अपीलीय क्षेत्राधिकार। फोर्थ की बात करें अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायालय से जो पुनः विचार की प्रार्थना की जाती थी, न्यायालय में जो पुनः विचार किया जाता था या पुनः विचार के लिए अपील की जाती थी, वो क्या कहलाती है? अपील कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यायालय में पुनः विचार की प्रार्थना ही क्या कहलाती है? अपील कहलाती है। न्यायालय में पुनः विचार की क्या प्रार्थना क्या कहलाती थी? अपील कहलाती थी। तो ध्यान में रखना, अपील कहलाती थी। अपील कौन सी कहलाती थी? अपील किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन है कि अपील क्या है, अपील किसे कहते हैं? तो न्यायालय में जो पुनर्विचार किया जाता था, वो पुनर्विचार की प्रार्थना ही क्या कहलाती थी? अपील कहलाती थी। तो ध्यान में रखना, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में भी कितने प्रकार की अपील आती है? 4 प्रकार की अपील आती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अपील। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अपील। 4 प्रकार की अपील। 4 प्रकार की अपील होती है। वो अपील कौन कौन सी है? देखिए, पहले की हम बात करें, पहली कौन सी होती है? संवैधानिक। पहली कौन सी होती है? संवैधानिक। कौन से आर्टिकल के तहत? 132 के तहत, 132 के तहत संवैधानिक है, यानी कि संविधान की व्याख्या के मामले जो भी आएंगे, उन मामलों की सुनवाई या उन मामलों की अपील किसके तहत? अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि कौन से? यानी कि संविधान की व्याख्या समय, संविधान की व्याख्या के जो भी मामले हैं, वो मामले कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किसके तहत? अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसे शक्ति प्राप्त है अपील की। तो संवैधानिक 132 के तहत। दूसरी अपील की बात करें अपन, दीवानी। कौन सी होती है? दीवानी। और वो कौन से आर्टिकल के तहत? 133, 133 आर्टिकल जो दे रखा है वो किसका वर्णन करता है? दीवानी मामलों का। और वो दीवानी मामले कौन से होते हैं? कानून की व्याख्या के मामले। कानून की व्याख्या के मामले कानून की व्याख्या के मामले कौन से के तहत? दीवानी 133 के तहत। तीसरी हम बात करें फौजदारी। तीसरी कौन सी है? फौजदारी। और वो कौन सी है? आर्टिकल 334। आर्टिकल 34 जो दे रखा है, 34 दे रखा है, वो क्या किसका वर्णन करता है? मृत्युदंड का। किसका करता है? मृत्युदंड के जैसे मामले हो, उन मामलों की सुनवाई का काम भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उस पर सर्वोच्च न्यायालय कम या बेशी करवा सकता है। किसके तहत? फौजदारी मामलों के तहत। चौथी जो अपील होती है अपनी, फोर्थ जो अपील है वो है विशिष्ट अपील, यानी कि 136 आर्टिकल जो 136 दे रखा है, वो 136 किसका वर्णन करता है? विशिष्ट का करता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो भी मामले हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के तहत जो भी मामले हैं, यानी कि कौन से को छोड़कर? सैनिक न्यायालय को छोड़कर बाकी जो भी मामले हैं, उनकी सुनवाई का काम ये करता है। मामलों की जो भी अपील होती है, सैनिक न्यायालय को छोड़कर जो भी मामले आते हैं, वो मामले किसके तहत है? विशिष्ट। यानी कि 4 प्रकार की हो गई। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। इन चारों के तहत 4 अपील, वो अपील का अधिकार किसको दे रखा है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दे रखा है। आगे हम बात करें जो संविधान की व्याख्या है, उनके जो भी संबंधित मामले हैं, उन मामलों के लिए, यानी कि ये जो मामले हैं, यानी कि 4 प्रकार की जो अपील है हमने पढ़ी है, उन 4 प्रकार की अपील में यानी कि कम से कम कितने न्यायाधीश? 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है। कितने न्यायाधीशों की? 5 न्यायाधीशों की पीठ होती है। और जो निर्णय किसके माध्यम से किए जाते हैं? बहुमत के माध्यम से। यानी कि ये भी जो निर्णय हैं वो कितने हैं? यानी कि बहुमत के आधार पर होने चाहिए। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। कितने न्यायाधीश होने चाहिए? कम से कम न्यायाधीश होने चाहिए 5। कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 5 न्यायाधीश होने चाहिए। तभी क्या होगा? इन पर निर्णय सुनाया जाएगा। बहुमत से इन पर निर्णय लिया जाता है। अब तक की बात करें कि अब तक ऐसे मामले क्या आ चुके हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो भी बैठी है,
यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में अब तक बैठी पीठों में सबसे बड़ी पीठ की बात करें तो वो कौन सी थी? केशवानंद भारती बनाम थी केरल की। उसके तहत राज्यवाद की जो पीठ थी उसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश बैठे थे, कितने? 13। अब तक सबसे बड़ी पीठ, अब तक सबसे बड़ी पीठ, सबसे बड़ी पीठ, यानी कि जो भी संवैधानिक बैठे हैं उन सबसे बड़ी पीठ कौन सी थी? केशवानंद भारती बनाम केरल। जो राज्यवाद की पीठ थी उस राज्यवाद की पीठ में यानी कि कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश किसकी थी? राज्यवाद की। यानी राज्यों के मध्य विवाद को केशवानंद भारती बनाम के तहत एक समिति बनाई गई और उसी समिति में 13 न्यायाधीश यहाँ पर बैठे थे और ये सबसे बड़ी पीठ थी अब तक की। आगे हम बात करें, यानी कि अनुच्छेद 143 143 जो दे रखा है वो क्या कहता है? परामर्शदात्री जो क्षेत्राधिकार होता है उसके अंतर्गत ये काम में आती है। 143 ये भी अधिकार किसको दे रखा है? सर्वोच्च न्यायालय को। यानी परामर्श ले सकता है, परामर्शदात्री यानी परामर्श दे सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अब इसको ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय दे या उधर राष्ट्रपति माने या ना माने, उसकी मर्जी है, लेकिन फिर भी परामर्श देने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसीलिए कौन से के तहत? 143 के तहत। आर्टिकल 143 क्या कहता है? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अब इस क्षेत्राधिकार के तहत कौन कौन से मामले आते हैं? ये मामले कौन से आते हैं? यानी कि जो कानूनी महत्व के मामले हो, या तो कौन से मामले हो? कानूनी महत्व के, या फिर सभी के लिए हो यानी सार्वजनिक हो, सबके लिए हो यानी सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का प्रश्न हो, उस प्रश्न पर या कानूनी महत्व का प्रश्न हो, ऐसे प्रश्नों पर आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकता है? परामर्श दे सकता है। वो जैसे हम बात करें, उदाहरण की भी बात करते हो, 1993 की बात करें तो जो बाबरी मस्जिद था वो बाबरी मस्जिद का मामला सार्वजनिक था यानी सभी का था, और उसी सभी के मामले के लिए 1993 में बाबरी मस्जिद का परामर्श देने का काम भी किसके द्वारा किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के तहत। कौन सा? 1993 में कौन सा मामला आया था? बाबरी मस्जिद का। तो इस मामले के तहत आर्टिकल 143 काम में लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए, आज हमने बात की है सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जो भी शक्तियां हैं, उनके कार्य हैं, उन कार्य व शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा है। आप अपने जो नोट्स कॉपी है उस नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।